आज HACCP के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो NCDs चल रही थी उसमें हमने अब तक 5 डिजीज़ पढ़ चुके हैं। ब्लाइंडनेस, कंजस्टेड हार्ट की डिज़ीज़, आपकी कार्डियक डिज़ीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल यानी दिमागी, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, यानी दिमाग से हमारा स्वास्थ्य कैसा है, मेंटली हम कैसे हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ हमने टाइप पढ़े थे, टाइप्स ऑफ हेल्थ के। तो उसमें ही मैंने डेफिनेशन बताई थी आपकी ये मेंटल हेल्थ कौन सी है, जो मेंटली आप फिट हो। जब आपकी मेंटली कंडीशन, जब आप स्ट्रेस ज़्यादा ना लो, ज़्यादा प्रेशर ना हो, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो पूरी साइकोलॉजी है बॉडी की वो भी फिट रहे, पूरा आपका जो ऑर्गन्स है वो भी ठीक से वर्क करे। क्यों? क्योंकि आप मेंटली फिट हो तो आपके हार्मोन्स का डिसबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ईदर अ लेवल ऑफ कॉग्निटिव और इमोशनल वेलबींग और एन एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ क्या है कि लेवल ऑफ कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव मतलब स्ट्रेस लेना, सोचना ज़्यादा, कि कितने लेवल का हम स्ट्रेस ले रहे हैं, कितने लेवल पे हम सोच रहे हैं। और इमोशनली वेलबींग, इमोशनली हम कितने ठीक हैं, कितने हेल्दी हैं। और एब्सेंस ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है हमें, तो क्या होगी वो, हम मेंटली फिट होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे। कब होंगे? जब हम लेवल ऑफ स्ट्रेस को मेंटेन करके चलेंगे, इमोशनली हम वेल बीइंग होंगे, और कोई हमें जब मेंटली डिसऑर्डर नहीं होगा। मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जैसे शुरू से ही मेंटली हम बच्चे देखे होंगे आप लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें हमारी फिट होंगी तब हम क्या होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे। फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, अगर हम देखें किसके पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव साइकोलॉजी के नज़रिए से अगर हम देखते हैं, या फिर होलिज्म के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। होलिज्म मतलब आपकी एक पर्टिकुलर कोई बीमारी नहीं, पूरी बॉडी की अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं आपको। मेंटल हेल्थ में इंक्लूड एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ। तो मेंटल हेल्थ में क्या आ जाता है कि पर्सन की वो एबिलिटी जिससे वो लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हो, एंड प्रोक्योर अ बैलेंस बिटवीन लाइफ एक्टिविटीज़, और जो लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनके बीच में बैलेंस कर पा रहा हो। अगर स्ट्रेस है तो वो उसको बैलेंस करे और अपने आप को फिट रखे। एंड एफर्ट टू अचीव साइकोलॉजिकल रेजिलेंस, मतलब साइकोलॉजिकली फिट रहने के लिए अपने आप को ऐसे बैलेंस करके चले, ऐसे मेंटेन करके चले, लाइफ को एंजॉय करे, जिसकी वजह से उसकी जो साइकोलॉजी है बॉडी की वो भी ठीक रहे। द WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस मेंटल हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग। वेलबींग मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें हम खुश भी हो और हेल्दी भी हो। ठीक है, तो स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज। ऐसी स्थिति, ऐसी हेल्थ में इंसान की जिसमें वो क्या रियलाइज़ करे कि उसकी कितनी एबिलिटीज़ हैं, क्या किस चीज़ के लिए, क्या करने के लिए वो एबल है। कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। कोप यानी हैंडल कर पाए इजीली, मतलब जैसे कि अगर कोई स्ट्रेसफुल टाइम है, स्ट्रेस वाला टाइम है, कठिन स्थिति है, तो उसमें भी वो अच्छी तरीके से डील करे, हेल्दी और बिना स्ट्रेस के, कम स्ट्रेस के डील कर सके। कोप मतलब होता है डील करना कठिन स्थिति में। विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के जो भी नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं उनके साथ वो इजीली डील कर पाए, अच्छे से डील कर पाए। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, यानी ऐसा काम करे, ऐसी चीज़ें करे मेंटली जिसका उससे कोई प्रोडक्ट मिले, यानी वो सफल हो जाए, या फिर जो भी वो काम कर रहा है वो ऐसे करे कि जिससे उसके कामों में कोई, उसकी वजह, काम की वजह से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए और वो काम भी सफल हो जाए।
एंड इज़ एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, यानी उसकी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पाए कि हमारी कम्युनिटी भी उसके अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग सही से चले। अगर मेंटली कोई डिस्टर्ब होगा तो वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी से, ना सोच पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, जो भी काम करेगा उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा, ओवर स्ट्रेस लेने लग जाएगा। वो स्ट्रेस की वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी डिजीज़ मैंने बताया, नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल, कोई भी उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल वेलनेस इज जनरली viewed as positive attribute. Positive psychology is increasingly prominent in mental health. पॉजिटिव बिहेवियर आपका, पॉजिटिव आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, मेंटल हेल्थ होगी, मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देगी। आपको मेंटली हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर चाहिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी चाहिए, सोच विचार सब पॉजिटिव चाहिए। अ होलिस्टिक मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ जनरली इंक्लूड्स, अगर हम पूरे शरीर के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ देखें, जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया की बीमारी नहीं देखते, हम पूरी बॉडी के अंदर देखते हैं, पूरी हेल्थ के अंदर हम देखते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है आपका, बेस्ड ऑन ऑर्थोपोलॉजिकल यानी कल्चरल, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, कल्चरल कैसा है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे रह रहे हो, या फिर ऑपोजिट ही जा रहे हो, एजुकेशन यानी पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपका, साइकोलॉजिकल यानी बॉडी के अकॉर्डिंग, रिलीजियस यानी धर्म जो भी है आपका उसके अकॉर्डिंग, सोशियोलॉजिकल यानी सामाजिक रूप से आप कैसे हैं। तो ये सब सारे मॉडल्स आ जाते हैं किसके अंदर, मेंटल हेल्थ के अंदर। एज वेल एज थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव, अगर हम थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव देखें तो उसमें क्या आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, सोशल आप कैसे हो, क्लिनिकल आप कैसे हो, यानी अगर आपकी कोई टेस्टिंग वस्टिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, चिकित्सक रूप से आप हेल्दी हो, हेल्थ और डेवलपमेंट, मेंटल साइकोलॉजी यानी आप क्या सोचते हो किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, आपकी सोच कैसी है, क्रिएटिविटी है या नहीं आपकी सोच के अंदर। और क्या क्या आ जाता है इसमें, स्पिरिचुअलिटी यानी आत्मा के रूप से आप हेल्दी हो या नहीं, वर्क और लीजर, वर्क यानी आप कितना काम कर रहे हो, कितना आराम कर रहे हो, क्रिएटिविटी कैसी है आपकी, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, फ्रेंडशिप, लव, सेल्फ डायरेक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सेंस ऑफ वर्थ, सेंस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल अवेयरनेस, कोपिंग। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, मेंटल हेल्थ की हेल्दी रखने वाली चीज़ें हैं। इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक पर्सन मेंटली हेल्दी है। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट स्ट्रोक। तो लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है कि कहीं पे भी आपकी ब्लड वेसल्स में या आर्टरी में या वेन्स में जो ब्रेन में सप्लाई हो रही है उसमें ब्लॉकेज आ जाना, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है, कोई भी हार्ट डिजीज़ आपको बन सकती है। तो स्ट्रोक क्या होता है, अ सडन डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि सडन डेथ हो जाना ब्रेन की सेल्स का, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई है, किस वजह से, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से, ब्लड फ्लो जहाँ हो रहा है उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया है, और रप्चर ऑफ एन आर्टरी, या फिर कोई आर्टरी आपकी ब्रेन की रप्चर हो गई यानी डिस्ट्रॉय हो गई है, ब्लास्ट हो गई है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। सडन लॉस ऑफ स्पीच, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी कैन बी सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं कि स्ट्रोक कौन से एरिया में है, किस एरिया को अफेक्ट किया है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है हमारा कि आपकी स्पीच भी जा सकती है, जैसे पैरालाइज हो जाते हैं ना कुछ लोग, तो वो बोल नहीं पाते, कमज़ोर से ऐसे आधी बॉडी किसी की पैरालाइज होती है, किसी की पैर पैरालाइज हो जाते हैं, तो वो भी स्ट्रोक के कारण हो जाता है, तो वो भी इसका एक सिम्टम्स है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स हम देखते हैं। स्टार्ट सडनली ओवर सेकेंड्स टू मिनट्स, यानी कि ये एकदम से स्टार्ट होता है आपका जो स्ट्रोक है, पैरालाइज एकदम से ही होती है, आपने देखी होगी अच्छे खासे इंसान बैठा है लेकिन
अचानक से विद इन मिनट्स वो क्या हो जाती है, उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है ब्लड फ्लो का, जिसकी वजह से उस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो वो पार्ट में ब्लड फ्लो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा, पूरा पैरालाइज हो जाएगा। डिपेंड ऑन एरिया ऑफ ब्रेन अफेक्टेड, द मोर फंक्शन लाइक दे लाइक टू बी लॉस्ट। और सिम्टम्स किस पे डिपेंड होते हैं इसके, कि ब्रेन के किस एरिया को अफेक्ट किया है और कौन, उसके अकॉर्डिंग ही उसके सारे फंक्शन जो भी होंगे वो भी डिसेबल हो जाएंगे, यानी वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। किसके अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ब्रेन अफेक्टेड के अकॉर्डिंग। इसमें क्या हो सकता है आपका, इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है, अफेक्टेड एरिया में कंप्रेस अदर स्ट्रक्चर्स। इंट्राक्रेनियल हेमरेज क्या हुआ, जो क्रेनियम आपने बोन पड़ी थी उसके अंदर, यानी क्रेनियम बोल के अंदर आपका हेमरेज हो जाना। हेमरेज यानी ब्लड की जो आपकी जो वेसल है उसका फट जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे में ब्लड ऐसे फैल जाएगा पूरी बॉडी में, पूरे क्रेनियल में। जब ब्रेन आपका काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी आपकी काम नहीं करेगी, नेचुरल सी बात है। और जो भी एरिया अफेक्ट होगा वो कंप्रेस भी कर सकता है अदर स्ट्रक्चर्स को। जैसे पैरालाइज में क्या हो जाता है, आधी बॉडी कमज़ोर सी हो जाती है, आधी ठीक रहती है, जिसकी हाफ बॉडी पैरालाइज होती है, ठीक है। तो वो अदर बॉडी स्ट्रक्चर के भी कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस यानी दबा सकते हैं उन्हें, कमज़ोर और ऐसे पिचका सा से कंप्रेस हो जाती है ना उंगलियां, कभी हम दबाते हैं, तो वैसे ही किसी भी एरिया को कंप्रेस हो सकता है अफेक्टेड एरिया के अकॉर्डिंग। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, जैसे कि ये बीमारी है वैसे ही हमें उसके कॉज के अकॉर्डिंग ही हम प्रिवेंशन कर पाएंगे। जैसे अगर हमें पेशेंट की हिस्ट्री पता है कि वो उसको किस वजह से स्ट्रोक हुआ है, कहाँ स्ट्रोक हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे कि और बीमारियाँ और कंडीशन क्रोनिक ना हो, सीवियर ना हो। तो प्राइमरी प्रिवेंशन मोर इफेक्टिव दैन सेकेंडरी। प्राइमरी यानी शुरुआती अगर हम प्रिवेंशन करते हैं, बचाव करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है दैन सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब होने के बाद, बीमारी होने के बाद। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही खुद को फिट रखो, मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, जिसकी वजह से आपको ये सब बीमारी ना हो। तो सेकेंडरी कंडीशन क्यों हमारी इफेक्टिव नहीं होते ट्रीटमेंट, क्योंकि सेकेंडरी में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है, सब कुछ डिजीज़ हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा कुछ हैंडल नहीं कर सकते, कुछ प्रिवेंशन नहीं कर सकते। इट कॉज कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और मायोकार्डियल इन्फेक्शन टू द पेशेंट, यानी हार्ट अटैक, जो भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी है ना आपकी, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी जो वेसल्स जो ब्लड लेके जा रहे हैं मैम उसके मसल्स के लिए, और जो भी एओर्टा या आर्टरीज और वेन्स है उसमें कहीं पे भी ब्लॉकेज आ सकती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। ट्रीटमेंट किस बेस पे होंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉज। जैसे कि हमारे प्रिवेंशन है वैसे ही हमारा ट्रीटमेंट है, किस पे डिपेंड होगा कि क्या कॉज है स्ट्रोक होने का। और उस केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या होता है, एक्सरे होते हैं पूरी बॉडी के, जिसकी वजह से हमें डिटेल पता पड़ पाती है कि कहाँ, किस एरिया में, किस वजह से, क्या ब्लॉकेज आने से स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रोक क्या है आपका, ओवरऑल ब्लॉकेज आ जाना किसी भी वेसल्स के अंदर, आर्टरी के अंदर जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होगी, तो वो एरिया क्या हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकता है और हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका एनसीडी, यहीं ख़त्म होते हैं आपके एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कोई भी किसी भी डिजीज़ में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे डीएम करो, कॉल करके पूछ लो, या चैप्टर आपका क्लोज़ हो गया है। थैंक यू।